मूनलाइट रेल्म की उस रहस्यमयी और जादुई रात में नाइट बीच की ठंडी खारी हवाएं चल रही थीं। समुद्र की जादुई नीली लहरों के किनारे से टकराने की छप छप आवाज और बैकग्राउंड में बज रहे बहुत ही धीमे सुकून देने वाले अकॉस्टिक म्यूजिक के बीच उस वीआईपी टेबल पर एक अलग ही खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। टेबल के बिल्कुल बीचों बीच वो खाली कांच की जादुई बोतल शूं किसी बेकाबू शैतान की तरह तेजी से गोल गोल घूम रही थी। टेबल पर बैठे सभी हंटर्स और इंसानों कबीर, ईशा, शुभम, कृति, प्रिया, विशु, अनिकेत, विवेक, कार्तिक की सांसें अटकी हुई थीं। हवा में एक अजीब सा गुदगुदाने वाला लेकिन डरावना टेंशन था। वहीं मूनलाइट का सबसे खूंखार सफेद भेड़िया स्नो ईशा के पैरों के पास अपनी आंखें मूंदे बहुत ही शांति से लेटा था, जैसे उसे इन इंसानों के इस फालतू ड्रामे में कोई दिलचस्पी ही ना हो। धीरे धीरे बोतल की स्पीड कम होने लगी। टिक टिक टिक, और वो बोतल एक झटके के साथ रुक गई। उसका मुंह सीधा विशु की तरफ था। सन्नाटा। ओ हो, विवेक और अनिकेत अपनी कुर्सियों पर उछलते हुए एक साथ तालियां बजाते हुए पागलों की तरह चिल्लाए। बेचारा विशु, उसके चेहरे का रंग एक ही सेकंड में ऐसे उड़ गया जैसे किसी वैम्पायर ने उसका सारा खून चूस लिया हो। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें छलक आईं। उसने कांपती नजरों से पहले टेबल पर रखी उस भयानक काली और लाल रंग से चमकती हुई ड्रैगन चिली को देखा और फिर उस नीले रंग की सच उगलवाने वाली ड्रिंक की ग्लास को देखा। दोनों ही मौत के कुएं लग रहे थे। तो विशु बाबू, विवेक ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए एक बहुत ही शातिर और कमीनी मुस्कान के साथ पूछा, बताओ, ट्रूथ या डेयर? विशु ने अपनी सूखी हुई जीभ अपने कांपते होठों पर फेरी। उसका भोला दिमाग भी इस वक्त बहुत तेजी से दौड़ा। हे भगवान, अगर मैंने ट्रूथ चुना और इन कमीने लोगों ने मुझसे ये पूछ लिया कि मैंने प्रिया जी के बारे में अकेले में क्या क्या सोचा है, तो प्रिया जी मुझे इसी नीली रेत में जिंदा दफना देंगी। नहीं, सच बोलना तो मौत से भी बदतर है। विशु ने हिम्मत जुटाते हुए अपना कांपता हुआ हाथ हवा में उठाया और बोला, मैं डेर लूंगा भाई जी। मैं कोई डरपोक थोड़ी हूं, हम गांव के लौंडे हैं। ये सुनते ही टेबल पर बैठे सब लड़के, खासकर विवेक और शुभम, एक बहुत ही शैतानी हंसी हंसने लगे। कबीर और शुभम ने एक दूसरे को देखा। वो आंखों ही आंखों में समझ गए थे कि आज विशु का बलिदान होने वाला है। विवेक ने अपनी उंगलियां आपस में फंसाईं और एक बहुत ही सिंपल लेकिन विशु जैसे शर्मीले लड़के के लिए एक नामुमकिन टास्क दिया। ठीक है डेयरडेविल, तो तुम्हारा डेयर ये है कि तुम्हें अभी इसी वक्त हम सबके सामने अपनी कुर्सी से उठकर जाना है और प्रिया को एक लिप किस करना है। बूम! विशु की आंखें फटी रह गईं। उसका मुंह ओ के आकार में इतना बड़ा खुल गया कि उसमें पूरी बोतल जा सकती थी। प्रिया, जो अभी तक रिलैक्स होकर हंस रही थी, उसके गाल अचानक टमाटर की तरह लाल हो गए। क्या क्या बकवास है ये? प्रिया ने अपनी झेप मिटाते हुए झूठे गुस्से से कहा। रूल्स आर रूल्स, अनिकेत ने बीच में टांग अड़ाते हुए हंसकर कहा। विशु भाई, इज्जत का सवाल है, जाओ। सबकी नजरें विशु पर टिक गईं। विशु ने एक भारी थूक गटका। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसके पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे मूनलाइट में 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया हो। वो धीरे धीरे छोटे छोटे डरे हुए कदम बढ़ाते हुए प्रिया की कुर्सी के पास पहुंचा। प्रिया ने अपनी दोनों बाहें अपने सीने पर बांध लीं और अपनी बाहें चढ़ाकर विशु को देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुनौती थी। देखती हूं इस भोंदू में मुझे सबके सामने किस करने की हिम्मत है भी या नहीं। विशु ने प्रिया के उस खूबसूरत गुस्से से तमतमाते और ब्लश करते हुए चेहरे को देखा। वो आगे की ओर झुका। उसकी धड़कनें धक 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 करके इतनी जोर से बज रही थी कि उसे खुद अपने कानों में आवाज आ रही थी। वो प्रिया के गुलाबी होठों के बिल्कुल करीब गया। दोनों के बीच अब बस 2 इंच का फासला था। प्रिया ने भी अपनी धड़कनें कंट्रोल करते हुए अपनी हल्की सी आंखें बंद की। लेकिन तभी नहीं, हे भगवान, ये घोर पाप है। मैं सबके सामने ऐसे गंदे काम नहीं भाई जी, मुझसे नहीं होगा। विशु अचानक किसी स्प्रिंग की तरह पीछे उछल गया। उसका चेहरा शर्म से लाल था और वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सन्नाटा, और फिर पूरे टेबल पर ठहाकों का बवंडर गूंज उठा। कबीर, शुभम, अनिकेत और कार्तिक अपना पेट पकड़कर टेबल पीट पीट कर हंसने लगे।
लेकिन प्रिया का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से काला पड़ गया। ये लड़का सच में एक नंबर का गधा है। प्रिया ने दांत पीसते हुए गुस्से से सोचा, तुमसे बड़ा फट्टू मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा विशु। क्या लड़का है यार ये, बेइज्जती करवा दी मेरी। प्रिया ने चिढ़कर मुंह फेर लिया। विवेक ने जोर से ताली बजाई। टाइम अप, डेयर फेल्ड, और अब रूल्स के मुताबिक सजा का वक्त। विवेक ने एक चिमटे से वो भयानक लाल और काली चमकती हुई ड्रैगन चिली उठाई और उसे विशु के बिल्कुल सामने वाली छोटी सी प्लेट में रख दिया। खा उसे पूरी की पूरी, विवेक ने आदेश दिया। विशु ने उस छोटी सी सिकड़ी हुई मिर्ची को देखा। उसने गहरी सांस ली और अपना गांव वाला कॉलर चढ़ाते हुए बोला, अरे एक छोटी सी मिर्ची ही तो है, हम गांव के लौंडे हैं भाई, खेतों में बैठकर रोज हरी मिर्ची कच्ची चबा जाते हैं रोटियों के साथ, ये क्या चीज है मेरे आगे। विशु ने चौड़े होते हुए कॉन्फिडेंस के साथ वो ड्रैगन चिली उठाई और एक ही बार में मुंह में डालकर क्रंच से चबा गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। विशु मुस्कुराया। उसने कॉलर झटकते हुए कहा, देखा है, कुछ नहीं। और फिर नर्क के दरवाजे खुल गए। आ आ आ हा हा हा। विशु के गले से ऐसी भयानक दिल दहला देने वाली और खौफनाक चीख निकली कि टेबल के पास सो रहा खूंखार भेड़िया स्नो भी झटके से उठकर खड़ा होकर गुर्राने लगा। विशु का चेहरा लाल से सीधा बैंगनी हो गया। उसकी गर्दन की सारी नसें तनकर बाहर आ गईं। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं के ऐसे झरने फूट पड़े जैसे किसी ने पाइप खोल दिया हो। पानी, पानी दो, आग लग गई, ओए मां, मैं मर गया। विशु अपनी कुर्सी से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। वो किसी तड़पती हुई मछली की तरह नीली रेत पर लोटपोट होने लगा। उसके कानों से और नाक से सचमुच हल्का हल्का सफेद धुआं निकल रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से नहा चुका था और जलन के मारे अपने ही कपड़े फाड़ने लगा था। उसकी जीभ एक कुत्ते की तरह बाहर लटक रही थी और वो पागलों की तरह जमीन पर मुक्के मार रहा था। उसकी वो भयानक और दर्दनाक हालत देखकर टेबल पर बैठे कबीर, शुभम, ईशा और बाकी सबके चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ गया। उनकी रूह कांप गई। वो जानते थे कि मूनलाइट की ड्रैगन चिली तीखी होती है, लेकिन इतनी जानलेवा ये उन्हें नहीं पता था कि असल में विशु तीखे के मामले में बहुत ही नाजुक था। उसे थोड़ा सा स्पाइसी खाना भी पसंद नहीं था और उसने सीधा मूनलाइट की सबसे खतरनाक और जादुई मिर्ची कच्ची खा ली थी। अरे ये तो सच में हार्ट अटैक से मर जाएगा। कृति घबरा कर अपनी कुर्सी से उठते हुए चिल्लाई, पानी दो इसे जल्दी। कबीर ने जल्दी से टेबल से पानी का जग उठाया। तभी विवेक और अनिकेत, जो अभी तक हंस रहे थे, वो भी विशु की हालत देखकर बुरी तरह घबरा गए। अनिकेत ने तुरंत टेबल के नीचे से नीले रंग की स्पेशल ड्रिंक की बोतल निकाली। ये एक जादुई मीठी ड्रिंक थी जो उन्होंने पहले से ही बैकअप के लिए मंगवा कर रखी थी, पर किसी को बताया नहीं था। अनिकेत ने जल्दी से विशु को पकड़कर जमीन से आधा उठाया और वो पूरी जादुई मीठी ड्रिंक उसके मुंह में उड़ेल दी। ग्लप ग्लप। उस जादुई ठंडे और मीठे लिक्विड के अंदर जाते ही विशु की चीखें शांत हुईं। वो जमीन पर पसर गया और एक कुत्ते की तरह तेजी से हाँफने लगा। उसकी आंखें लाल टमाटर जैसी हो रही थी और पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। उसका मुंह अभी भी भट्टी की तरह जल रहा था, लेकिन वो मौत के मुंह से बाहर आ चुका था। बाप रे बाप। शुभम ने अपना पसीना पोंछते हुए उस प्लेट में रखी बची हुई ड्रैगन चिली को बहुत ही खौफनाक नजरों से देखा। अब इस टेबल पर बैठा कोई भी इंसान ख्वाब में भी इस मिर्ची को खाने की गलती नहीं करना चाहता था। चलो गेम आगे बढ़ाओ। विशु ने जमीन पर लेटे लेटे ही कांपती हुई आवाज में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए कहा। बोतल फिर घूमी। शुमिया। इस बार बोतल रुकी कार्तिक और प्रज्ञा पर। विशु का हाल देखकर कार्तिक की रूह कांप रही थी। उसने तुरंत हाथ उठाकर कहा, मैं ट्रूथ लूंगा भाई, मुझे मिर्ची नहीं खानी। उसे वो नीले रंग का सत्यामृत पीना पड़ा। ड्रिंक गले से नीचे जाते ही शुभम ने तुरंत एक बहुत ही नीच सवाल दागा। कार्तिक, सच सच बताना, जब हम एक बार रेड के उस खतरनाक जंगल में गए थे और ध्रुवान से अलग हो गए थे, तो जो उस विशाल बीस्ट के पहले हमले के वक्त तेरी पैंट पर वो जो पीले रंग का तरल पदार्थ लगा था, क्या वो सच में कीचड़ था जैसा तूने बताया था? यार तेरी पैंट गीली हो गई थी डर के मारे। बूम। ये सवाल सुनते ही कार्तिक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी उस सत्यामृत का असर शुरू हुआ। कार्तिक की आंखें हल्की नीली चमकी। कार्तिक अपना मुंह बंद करना चाहता था। वो अपने होठों को कसकर भींच रहा था, लेकिन उस जादुई ड्रिंक के असर ने उसके होंठ जबरदस्ती खोल दिए। वो कीचड़ी थी। कार्तिक ने रोने वाली शक्ल बनाते हुए जोर से सच उगल दिया। हाँ, मेरी सच में पैंट गीली हो गई थी यार, वो बीज बहुत डरावना था। सन्नाटा। और फिर पूरी टेबल पर हंसी का एक ऐसा धमाका हुआ कि लोग कुर्सियों से नीचे गिरने लगे। प्रज्ञा ने तो शर्म के मारे अपना माथा ही पीट लिया और अपना चेहरा छुपा लिया। अगली बारिश शोरित की आई। उसने डेर चुना। ईशा,
जिसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, ने बहुत ही मासूमियत से लेकिन एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, शोभित, आपका डर ये है कि आपको अभी खड़े होकर सामने वाले टेबल पर बैठे उन डेमी ह्यूमंस के सामने जाना है और मैं एक छोटी सी मुर्गी हूं गाना गाते हुए एक मुर्गे की तरफ फड़फड़ाते हुए नाचना है। ये सुनते ही शोभित का ईगो हर्ट हो गया। वो एक रॉयल राय फैमिली का लड़का था। उसने मना करने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी नजर उस खौफनाक ड्रैगन चिली पर चली गई। उसे जमीन पर तड़पते विशु की याद आ गई। शोभित ने बिना एक शब्द कहे अपनी सारी इज्जत ताक पर रखी और वो सीधा बीच रेस्तरों में गया और उन खूंखार डेमी ह्यूमंस के सामने अपने हाथ बगल में रखकर पुकुक पुकुक पका करते हुए मुर्गा डांस करने लगा। पूरा रेस्टोरेंट ठहाकों से गूंज उठा। डेमी ह्यूमंस भी हंस हंस कर लोटपोट हो गए। सुनैना, जो कि शोभित की बहन थी, शर्म के मारे टेबल के नीचे छुपने लगी कि हे भगवान, कोई मुझे न देख ले इस बीफकूफ के साथ। माहौल पूरी तरह से कॉमेडी और हंसी मजाक से भर चुका था। तभी विवेक ने एक बार फिर बोतल घुमाई। शुइया! बोतल तेजी से घूमी और इस बार उसका मुंह सीधा आकर रुका कबीर पर। ओहो! विवेक और शुभम की आंखों में एक बहुत ही शैतानी चमक आ गई। शिकार खुद जाल में चलकर आया है। कबीर ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी छाती चौड़ी की। मैं डेर लूंगा, मुझे ये सच उगलने वाली फालतू ड्रिंक नहीं पीनी। विवेक ने अपनी कुर्सी पीछे की। उसने समंदर किनारे बने उस जादुई वॉकवे की तरफ इशारा किया। डेर है कबीर, जरा वहां देखो। सबकी नजरें उधर घूमी। वहां से एक बहुत ही खूबसूरत कर्वी फिगर वाली एक डेमी ह्यूमन लड़की, जिसके सर पर हल्के हल्के बिल्ली वाले कान थे, गुजर रही थी। उसने एक बहुत ही हॉट रेड बिकिनी पहनी हुई थी और उसकी चाल में एक अजीब सा जादू था जो किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। तो तुम्हारा डैर ये है मेरे भाई कबीर? विवेक ने कबीर के बगल में बैठी ईशा को कनखियों से देखते हुए बहुत ही कमीने अंदाज में कहा। तुम्हें जाना है और उस बिकिनी वाली हॉट लड़की को सबके सामने एक पैशनेट लिप किस करना है। सन्नाटा। हवा जैसे एकदम से रुक गई। कबीर के चेहरे की वो कॉन्फिडेंट मुस्कान एक ही सेकंड में गायब हो गई। उसकी ठीक बगल में बैठी ईशा का चेहरा अचानक से डार्क हो गया। ईशा के नाजुक शरीर से एक ऐसा ठंडा, जानलेवा और खतरनाक ऑरा निकला कि नीचे बैठा खूंखार स्नो भी कुई कुई करता हुआ घबराकर पीछे खिसक गया। कड़ाक! ईशा ने अपनी मुट्ठी से मेज के किनारे को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखूनों के नीचे की मजबूत लकड़ी चटक गई। ईशा ने बहुत ही धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और अपनी बड़ी बड़ी डार्क आंखों से कबीर को घूर कर देखा। ईशा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन उसकी वो खूनी नजरें साफ साफ चीख कर कह रही थीं, अगर तुमने अपनी जगह से एक कदम भी बढ़ाया कबीर राय, तो तुम्हारी लाश इस मूनलाइट की मिट्टी में भी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। कबीर के माथे से पसीने की एक मोटी बूंद टपकी। उसने एक भारी घूंट निकला। उसने एक नजर उस हॉट बिकिनी वाली लड़की को देखा, फिर उसने ईशा की उन खूनी और जानलेवा आंखों को देखा, और फिर उसने टेबल पर रखी उस मौत की पुड़िया ड्रैगन चिली को देखा। ईशा के हाथों तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं इस मिर्ची से इज्जत की मौत मर जाऊं। कबीर ने मन ही मन फैसला कर लिया। कबीर ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए, बिना एक शब्द बोले अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने प्लेट से उस भयानक लाल काली ड्रैगन चिली को उठाया और सीधा अपने मुंह में डाल लिया। क्रंच! उसने मिर्ची को दांतों तले चबा लिया। बाप रे! शुभम और अनिकेत अपनी कुर्सी से शौक में खड़े हो गए। इसने सच में खा ली? कबीर ने अपनी आंखें जोर से भींच ली। अगले ही सेकंड कबीर का गोरा चेहरा भयानक लाल हो गया। उसकी गर्दन की नसें तनकर बाहर आ गईं। उसके होंठ कुछ ही सेकंड में लाल हो गए। आंखों से मोतियों की तरह आंसू टपकने लगे। मिर्ची का वो नरक वाला तीखापन उसके गले से लेकर पेट तक एक असली आग लगा रहा था। कबीर को ऐसा लगना था जैसे उसने जलता हुआ लावा पी लिया हो। उसने दर्द के मारे अपनी कुर्सी के लोहे के हत्थे को इतनी जोर से पकड़ा कि वो लोहा ही पिचक गया। लेकिन एक हाय लॉर्ड की सहन शक्ति और अपने प्यार के लिए वफादारी देखिए। कबीर के मुंह से उफ तक की आवाज नहीं निकली। वो अपनी कुर्सी पर पत्थर की तरह बैठा रहा। उसने अपनी वफादारी साबित करने के लिए वो पूरा नरक जैसा दर्द खामोशी से पी लिया था। वो बस हाँफ रहा था और उसकी सांसें आग उगल रही थी। ईशा ये सब देखकर पूरी तरह से सन्न रह गई। उसका सारा गुस्सा, सारा ऑरा एक ही पल में छूमंतर हो गया। ईशा की आंखों में कबीर के लिए एक अजीब सी इज्जत, एक अंधा प्यार और एक पागलपन उमड़ आया। इस लड़के ने सिर्फ मेरे लिए, मुझे बुरा ना लगे इसलिए वो मौत की मिर्ची बिना एक सेकंड सोचे खा ली। ये मुझसे कितना प्यार करता है। ईशा का दिल जोरों से पागलों की तरह धड़कने लगा। वो अपनी जगह से उठी। कबीर अभी भी आंखें बंद किए होंठ नीचे दर्द से लड़ रहा था कि तभी उसे अपने उन जलते हुए कांपते होठों पर कुछ बहुत ही मुलायम, ठंडा और मीठा सा महसूस हुआ। कबीर ने झटके से अपनी लाल आंसुओं से भरी आंखें खोली। उसके बिल्कुल सामने ईशा का खूबसूरत चेहरा था। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और उसने अपने गुलाबी होंठ कबीर के उन जलते हुए होठों पर बहुत ही मजबूती से रख दिए थे।
ईशा सबके सामने, पूरी टेबल के सामने कबीर को एक पैशनेट लिप किस कर रही थी। वूहू, क्या बात है। टेबल पर बैठे शुभम, विवेक, कृति और बाकी सब तालियां बजाने लगे और जोर जोर से सीटियां मारने लगे। यहां तक कि स्नो ने भी खुशी से अपनी पूंछ हिला दी। कबीर शौक में था, लेकिन अगले ही पल उसका दिल खुशी से भर गया। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथ ईशा की नाजुक कमर पर रखकर उसे और करीब खींच लिया। वो एक बहुत ही प्यारा, इमोशनल और गहरा किस था। जब वो दोनों कुछ सेकंड बाद अलग हुए तो ईशा की सांसें तेज थीं, लेकिन ईशा के होठों पर भी अब वो ड्रैगन चिली का तीखापन ट्रांसफर हो चुका था। ईशा के होंठ भी लाल हो गए और उसे हल्की सी जलन होने लगी, लेकिन उसे इस वक्त वो जलन कबीर के प्यार के सामने कुछ भी नहीं लग रही थी। वो बस शर्माते हुए चेहरा छुपा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने ये क्यों और कैसे किया। कबीर की हालत अभी भी खराब थी। उसकी आंखों से पानी गिर रहा था, उसका मुंह भट्टी की तरह जल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही बेशर्म और आशिकों वाली कमीनी मुस्कान थी। कबीर ने हाफते हुए अपनी लाल आंखों से विवेक को देखा और बहुत ही मजे लेते हुए बोला, भाई जल्दी जल्दी गेम आगे बढ़ाओ यार, मुझे अगले राउंड में फिर से हारना है, मैं फिर से मिर्ची खाऊंगा। धड़ाक। कबीर ने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि ईशा ने अपनी नुकीली कोहनी सीधे कबीर के पेट में दे मारी। आउच! कबीर पेट पकड़कर दोहरा हो गया। बेशर्म कहीं के। ईशा शर्माते हुए अपना लाल चेहरा छुपाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। पूरा टेबल एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। कबीर और ईशा का वो तीखा और मीठा पल सबके चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान छोड़ गया था। कुछ देर बाद मूनलाइट रेल्म का वो जादुई आसमान बदलने लगा था। चूंकि यहां हर 2 घंटे में दिन और रात बदलती थी, इसलिए उस घने अंधेरे को चीरते हुए आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत जादुई सुनहरी सुबह की किरणें फूटने लगी थीं। समुद्र का पानी अब नीले से बदलकर सुनहरे रंग में चमकने लगा था। हवा में एक बहुत ही ताज़ा और सुकून देने वाली फूलों की खुशबू फैल गई थी। गेम खत्म हो चुका था। सभी ने बहुत एंजॉय किया था। एम्परर सक्सेसर्स यानी माही, अनिकेत, विवेक और कबीर के कजिन्स शोभित, सुनैना और बाकी ने अब उनसे विदा ली। वो लोग न्यू सिटी के दूसरे हिस्सों यानी मॉल, मार्केट्स को एक्सप्लोर करने जाने वाले थे। टेबल पर अब सिर्फ कबीर, ईशा, शुभ्रम, कृति, विशु जो अभी भी दर्द कम करने के लिए बर्फ के टुकड़े चबा रहा था, और प्रिया बचे थे। तो कबीर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए अपने कपड़े झटके और एक गहरी सीरियस सांस ली। उसकी आंखों में अब वो आशिकों वाली स्माइल नहीं थी, बल्कि एक सीरियस और रेवरेंस यानी भक्ति वाला भाव आ गया था। टाइम हो गया, कबीर ने कहा। ईशा ने हैरानी से पूछा, कहाँ जाने का? कबीर ने अपनी उंगली से ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया। स्काई सिटी। कबीर और शुभम बाकी चारों यानी ईशा, कृति, विशु और प्रिया को लेकर मिड सिटी के बिल्कुल बीच वाले हिस्से की तरफ पैदल बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, ईशा और बाकी लड़कियों की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थीं। मूनलाइट की वो मॉडर्न लेकिन जादुई दुनिया उनके होश उड़ा रही थी। सड़कों पर इंसान, वुल्फ ट्राइब और अलग अलग तरह के डेमी ह्यूमंस एक साथ हंसते बोलते घूम रहे थे। ये किसी भी सपने से ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। ऊपर देखो, शुभम ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ इशारा किया। ईशा, कृति, विशु और प्रिया ने एक साथ अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं और अगले ही पल उनके मुंह खुले के खुले रह गए। विशु के हाथ से तो पानी की बोतल ही नीचे धड़ाम से गिर गई। प्रिया और कृति के कदम जहां थे वहीं जमीन पर जम गए। बादलों को चीरते हुए उनके ठीक सिर के ऊपर हवा में कई हजार फीट की ऊंचाई पर तैरते हुए 2 बहुत ही विशालकाय, महाकाय द्वीप मौजूद थे। वो द्वीप इतने बड़े थे कि उन्होंने नीचे के आधे शहर पर अपनी विशाल परछाई डाल रखी थी। उन द्वीपों के किनारों से नीले रंग के जादुई पानी के विशाल झरने नीचे की ओर गिर रहे थे, जो बीच हवा में ही भाप बनकर जादुई धुंध में बदल जाते थे और शहर पर ठंडी फुहारों की तरह गिरते थे। उन तैरते हुए द्वीपों पर सफेद संगमरमर, सोने और काले ऑब्सिडियन पत्थर से बने हुए ऐसे भव्य और गगनचुंबी महल बने हुए थे, जो इंसानी दुनिया की किसी भी मॉडर्न बिल्डिंग से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत और डराने वाले लग रहे थे। वहां ऊपर से जो ऑरा नीचे आ रहा था, वो इतना हैवी, इतना प्योर और इतना डिवाइन था कि उसे देखकर ही एक आम इंसान के घुटने खुद ब खुद जमीन पर टिक जाएं। ये क्या है? ईशा ने कांपती हुई खौफजदा आवाज में पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और इज्जत थी। क्या सच में कोई जीव ऐसी खौफनाक जगह पर रह सकता है? ये तो साक्षात किसी भगवान का निवास लग रहा है। विशु तो डर के मारे अपने दोनों हाथ जोड़कर उन महलों की तरफ मुंह करके प्रार्थना करने लगा था। कबीर और शुभम ने एक दूसरे को देखकर गर्व से मुस्कान पास की। वो पहले भी इसे देख चुके थे, लेकिन इसका खौफ कभी कम नहीं होता था।
यही स्काई सिटी है ईशा, कबीर ने धीरे से कहा। मूनलाइट रेल्म का दिल और लॉर्ड डेविल का मुख्य महल। वो सब चलते चलते उसे एक विशाल फ्लोटिंग आइलैंड के बिल्कुल नीचे आ गए। वहां जमीन पर ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं थी, बल्कि जमीन पर ही काले ऑब्सीडियन पत्थर से बना हुआ एक बहुत बड़ा गोल जादुई प्लेटफॉर्म मौजूद था। उस प्लेटफॉर्म के किनारों पर प्राचीन और नीले रंग से चमकते हुए जादुई रून्स उकेरे गए थे। आ जाओ सब, कबीर ने उस जादुई प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए कहा। ईशा, कृति, विशु और प्रिया बहुत ही डरते डरते उस गोल प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए। स्नो भी एक छलांग मारकर ईशा के पैरों के पास आकर खड़ा हो गया। कबीर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा उस प्लेटफॉर्म की जमीन में छोड़ा। स्वश! अचानक उस प्लेटफॉर्म के सारे रून्स तेज नीली रोशनी से चमक उठे और अगले ही सेकंड बिना किसी आवाज के, बिना किसी इंजन के, वो भारी भरकम पत्थर का प्लेटफॉर्म किसी मॉडर्न साईफाई एलिवेटर की तरह जमीन छोड़कर सीधा हवा में ऊपर उठने लगा। लड़कियों ने घबराकर एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से लेकिन एकदम स्मूथ तरीके से उन्हें हवा में ऊपर ले जा रहा था। उनके बालों में तेज हवाएं टकराने लगीं। नीचे का वो विशाल न्यू सिटी अब उन्हें चींटियों के शहर जैसा छोटा दिखने लगा था। नजारा इतना जादुई और विशाल था कि डर के बावजूद ईशा की आंखें खुशी और एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। कुछ ही पलों में वो प्लेटफॉर्म बादलों को चीरता हुआ उस विशाल तैरते हुए द्वीप के बिल्कुल किनारे के बराबर आ गया और एक भारी क्लिक की आवाज के साथ आइलैंड की जमीन से जुड़ गया। वो लोग प्लेटफॉर्म से उतरकर स्काई सिटी की जमीन पर आए। उनके ठीक सामने काले और सोने के रंग से बने लगभग 100 फुट ऊंचे बहुत ही विशाल और शाही मेन गेट्स मौजूद थे। उन गेट्स पर डार्क शैडो आर्मी के गार्ड्स, जो डेविल के पर्सनल गार्ड्स थे, वो किसी खामोश और खतरनाक मूर्तियों की तरह भाले लिए खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ मौत थी। इस जगह का प्रेशर और वो डिवाइन ऑरा अब इतना ज्यादा हो गया था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ईशा की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वो इस जगह के भयानक प्रेशर से खुद को बहुत ही छोटा और कमजोर महसूस कर रही थी। उसने घबराते हुए कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। कबीर, मुझे बहुत डर लग रहा है, ईशा ने कांपते हुए कहा। हम इतने बड़े और खतरनाक लॉर्ड के महल में जा रहे हैं। क्या मेरे ध्रुवांश भाई यहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है। कबीर ने रुककर ईशा की डरी हुई आंखों में देखा। कबीर के चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी और सुकून देने वाली मुस्कान आ गई। उसने ईशा के हाथ को बहुत ही प्यार से हल्के से दबाया। डरो मत ईशा, कबीर ने उन विशाल 100 फुट ऊंचे रहस्यमयी दरवाजों की ओर देखते हुए कहा। ध्रुवांश भाई, हमें बस अंदर ही मिलेंगे। क्या होगा जब ईशा उन दरवाजों के अंदर जाएगी? क्या आज वो सबसे बड़ा राज यानी लॉर्ड डेविल की असली पहचान दुनिया और ईशा के सामने खुलने वाला है? कहानी अब अपने सबसे बड़े और एपिक क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है।